तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 2 यहाँ पर डिस्कस कराने वाला हूँ। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस करा दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो मैं प्रैक्टिस सेट सीडीपी का करा रहा हूँ, ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस के साथ साथ थ्योरी भी मिलने वाली है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। देखो, इसमें क्या है कि बच्चा एक अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर जो उसकी नई स्थिति है उसमें वो अनुक्रिया करता है। तो यह किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है सीखने का प्रभाव का नियम है। बी ऑप्शन है कि सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति का नियम है। सीखने का तत्परता नियम है या फिर सीखने का सादृश्यता नियम है। देखो, कोई भी बच्चा जैसे कि अगर वो पहले जो है आग से जल चुका होगा, पहले उसने यहाँ पर क्या है आग में अगर वो जल चुका है जैसे, या फिर आग जैसे मोमबत्ती जल रही है तो वहाँ पर उसने हाथ लगा दिया, पहले उसको नहीं पता था और वो जल गया। तो अगली बार जब मोमबत्ती को देखेगा तो उसमें जो है हाथ वो नहीं डालेगा। यही क्या होता है, सादृश्यता का नियम होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो सीखने का सादृश्यता नियम, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। आपको बताना है कि प्रतिभाशाली होने का क्या संकेत नहीं है। कि दूसरों के साथ झगड़ना, बी ऑप्शन है अभिव्यक्ति की में नवीनता, जिज्ञासा या फिर सृजनात्मक विचार। तो देखो, प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या है, अभिव्यक्ति की नवीनता, तो बी ऑप्शन कट हो जाएगा। जिज्ञासा भी है प्रतिभाशाली होने का संकेत, और सृजनात्मक विचार भी क्या है, यहाँ पर प्रतिभाशाली होने का संकेत है। दूसरों के साथ झगड़ना जो है वो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो अगर कोई यहाँ पर या फिर आपकी जो क्लास है वो यहाँ पर समावेशी क्लास होगी, तो वहाँ पर जब आपके विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होंगे उनको आप जो है शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे। तो ए ऑप्शन है कि विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या फिर विशेष विद्यालयों में, सी ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, या फिर अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई विशेष आवश्यकता वाला बालक है तो आप सामान्य बच्चों के साथ ही उसको पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी क्लास कैसी समावेशी क्लास है। चाहे जैसा भी बालक है, चाहे पिछड़ा बालक है, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर बालक है, चाहे प्रतिभाशाली बालक है या फिर सामान्य बालक है, तो उसको सभी को एक ही साथ एक छत के नीचे ही आपको ज्ञान देना है। वही क्या कहलाती, समावेशी क्लास कहलाती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोई भी अगर विशेष आवश्यकता वाला बालक है तो उसको जब आप शिक्षा देंगे तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही देंगे, क्योंकि उसको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि मैं एक कोई स्पेशल बालक हूँ। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। अगर आप असेसमेंट कर रहे हैं बच्चों का तो वहाँ पर आप जो है उसको उपयोगी बनाना और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए आप जो है किसके प्रति वहाँ पर सचेत आप रहेंगे। तो चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। बी ऑप्शन है कि शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। सी ऑप्शन है प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, या फिर डी ऑप्शन है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर जब आप आकलन कर रहे हैं और उसको आप रोचक बना रहे हैं तो क्या करेंगे, आप शैक्षिक और सह शैक्षिक जो यहाँ पर क्षेत्र होगा उसमें विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का आप प्रयोग करेंगे, अलग अलग मेथड आप यूज़ करेंगे असेसमेंट के।
तो यही ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। देखो आपको बताना है कि डिसलेक्सिया यहाँ पर किससे संबंधित, जो डिसलेक्सिया होता है वो पठन विकार से संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे गणितीय विकार पूछे तो क्या हो जाएगा, डिसकैलकुलिया हो जाएगा। क्या होगा, डिसकैलकुलिया। अगर आपसे पूछे कि डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है तो यहाँ पर आपका गणितीय विकार से संबंधित है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। देखो अगर कहीं पर डिसग्राफिया पूछ ले, डिसग्राफिया, तो ये किससे संबंधित है, तो ये लेखन विकार से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेखन विकार से कौन संबंधित है, तो डिसग्राफिया संबंधित है। डिसकैलकुलिया जो है गणितीय विकार से, और डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार से संबंधित है। इसमें होता क्या है कि डिसलेक्सिया में बच्चा बी और डी में यहाँ पर अंतर नहीं समझ पाता कि वो बी किसको पढ़े और डी किसको। कभी कभी वो डी को बी पढ़ देता है, और कभी कभी क्या करता है, बी को डी पढ़ देता है। तो इस तरीके से क्या होता है, उसको पढ़ने में ही नहीं यहाँ पर अक्षर समझ आते, उसी को क्या कहा जाता है, डिसलेक्सिया कहा जाता है। तो ये एक तरीके का क्या है, पठन विकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को यहाँ पर भूमिका निभानी चाहिए। तो जब बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें माता पिता जो होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, अग्रोन्मुखी की होती, सहानुभूतिपूर्ण होती, तटस्थ होती, या फिर नकारात्मक होती। तो क्या होती है, अग्रोन्मुखी होती है, क्योंकि बच्चे को यहाँ पर प्रोत्साहित करना, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में क्या होगा, और भी अच्छे तरीके से वो सीख पाएगा। तो माता पिता की जो भूमिका होनी चाहिए वो अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। चलिए बताइए। यहाँ पर ए ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, बी ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, सी ऑप्शन है अंतःक्रिया का सिद्धांत, या फिर डी ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर कहा गया कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो जो जीवन पर्यंत चलता रहता है वो क्या हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत है। यही क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के अंतः दृष्टि, ये अंतः है, सीखने के अंतः दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। पावलोव ने दिया, जीन पियाजे ने दिया, लेव वाइगोस्की ने दिया, या फिर गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने दिया। चलिए बताइए यहाँ पर जो सीखने का अंतःदृष्टि का सिद्धांत था वो किसने दिया था। तो गेस्टाल्टवादी जो यहाँ पर सिद्धांतवादी जो थे वो लोग, उन्होंने ही यहाँ पर सीखने का अंतःदृष्टि का सिद्धांत, या फिर इसको क्या कहते हैं, सूझ का सिद्धांत भी बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह से के साथ यहाँ पर सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो बालक की वह कौन सी अवस्था होती है कि जब वो अपने समवयस्कों के समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। आपको वो अवस्था बतानी है बच्चे की। तो यहाँ पर बालक की कौन सी अवस्था होगी, प्रौढ़ावस्था होगी, पूर्व बाल्यावस्था होगी, बाल्यावस्था होगी, या फिर किशोरावस्था होगी। तो जो किशोरावस्था होती है उसमें बच्चे जो है अपने समवयस्क के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने यहाँ पर की थी। एरिक्सन द्वारा की गई थी, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, या फिर कोहलबर्ग द्वारा। तो मैं बता दूं यहाँ पर ये पियाजे के द्वारा जो है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 जो विशिष्ट अवस्थाएं थी उनकी पहचान की गई थी। यहाँ पर कौन कौन सी अवस्थाएं थी तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखो संवेदी गामक अवस्था पहली थी, या फिर कह सकते हैं संवेदी पेशीय अवस्था, पेशीय अवस्था। दूसरी यहाँ पर कौन थी, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी यहाँ पर थी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
और जो चौथी अवस्था है वो है औपचारिक अवस्था। कौन सी है? औपचारिक अवस्था। तो यहाँ पर ये 4 अवस्थाएं थी। जो संवेदी पेशी है वो 0 से 2 साल तक चलती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलती है। और 7 से 12 वर्ष तक जो है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 12 से आगे की जो अवस्था है वो कौन सी है? तो औपचारिक अवस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर 12 से 18 वर्ष भी इसको माना जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को। तो ये चारों अवस्थाएं जो है पियाजे द्वारा दी गई थी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपके हर बार यहाँ पर पियाजे हो या फिर स्किनर हैं जैसे, या फिर आपके वाइगोस्की हैं, तो इन सब से जो है कोहलर हैं, इन सब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। और हर बार यहाँ पर चाहे आप 2011 का उठा लीजिए पेपर, 2012 का, या फिर आप कोई भी यहाँ पर पेपर उठाइए और कोई भी शिफ्ट का पेपर उठाइए, 4 से 5 क्वेश्चन तो इनसे मिल ही जाते हैं। तो इनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और अगर आप अभी से इन सबको प्रिपेयर करने लगेंगे, साथ साथ में यहाँ पर मेरे साथ रिवीजन करेंगे, तो आपके जो है यहाँ पर सारे क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, देखो क्लास में क्या होगा या फिर स्कूल में जब बच्चा फेल हो जाता है तो उसका क्या तात्पर्य होता है? ए ऑप्शन है कि बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। बी ऑप्शन है कि बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है। या फिर डी ऑप्शन है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं। देखो अब जो यहाँ पर शिक्षा का माध्यम है तो वो क्या है? यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आपकी है। तो यहाँ पर बच्चे को क्या करना है? सेंटर में रख करके, मतलब केंद्र मान करके उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको शिक्षा देनी है। तो इसका मतलब है कि जब बच्चा फेल होता है तो व्यवस्था वहाँ पर जो है वो फेल हो गई है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करने, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, या फिर परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर। तो देखो यहाँ पर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन जो है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। तो यहाँ पर अगर आप बच्चों को बीजों का अंकुरण सिखा रहे हैं, उसकी संकल्पना आप जो है उसका कॉन्सेप्ट आप समझा रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो शिक्षण करेंगे उसके सबसे प्रभावी पद्धति क्या होगी? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। तो ए ऑप्शन है कि विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। बी ऑप्शन है कि श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। सी ऑप्शन है कि बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना या फिर विस्तृत व्याख्या करना। तो देखिए यहाँ पर अगर आप बच्चों को बीजों का अंकुरण जो है उसका कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि विद्यार्थियों से कि आप जो है उस पौधे के बीज बोइए, और जब वो यहाँ पर अंकुरित हो जाए तो उसके चरणों का आप अवलोकन कीजिए, उसको देखिए। तो जब बच्चा खुद से यहाँ पर करके और वो सारी चीज़ें करेगा तो सक्रिय रूप से यहाँ पर सारी चीज़ें सीख पाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा है तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? कि ए ऑप्शन है कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। बी ऑप्शन है कि दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, या फिर हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। देखो जो समावेशी शिक्षा है वो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती, क्योंकि हर प्रकार के, हर जाति के और हर पृष्ठभूमि के बालक जो है आपकी क्लास में होते हैं, इसीलिए कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है समावेशी शिक्षा। तो ए ऑप्शन ही क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। आपके पास अगर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप कह रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, तो वो कैसे प्रश्न होंगे? लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे, मुक्त उत्तरात्मक प्रश्न होंगे, सत्य या असत्य प्रश्न होंगे, या फिर निबंधात्मक प्रश्न होंगे। तो देखो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो सत्य और असत्य पर होते हैं। देखो जैसे कि मैं अभी ये क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, ये इसमें एक कोई क्वेश्चन आपका जो है ऑप्शन करेक्ट होता है तो सत्य होता है, और सभी क्या होते हैं? असत्य होते हैं, मतलब कि रॉन्ग होते हैं। तो जो सत्य और असत्य की श्रेणी के यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं
उनको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ 15 क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको कंप्लीट सीटेट की प्रिपरेशन कराने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।